हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और फिलहाल जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। और जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोनों ही चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंदी हैं और दोनों को इस बुक में मर्ज करके दे दिया गया है। इसलिए इस बुक में हमें बहुत ही ज़्यादा MCQ देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से रिगार्डिंग, मीन्स चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट से लेट नहीं करते हैं। और मैं सब पूरा आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आप क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके लिए गुड लक। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डैश इज अ सिचुएशन व्हेन मैनेज फ्लोटिंग इज एक्सरसाइज बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, वो कौन सा सिचुएशन है जब मैनेज फ्लोटिंग के द्वारा क्या किया जाता है? जो सेंट्रल बैंक है, मीन जो आरबीआई है, वो क्या करती है, जो हमारा ये है करेंसी है उसे डेप्रिशिएट होने से मैनेज करती है। ठीक है, वो कौन सा सिचुएशन है? तो कौन सा क्या करती है जो आरबीआई है, वो क्या करती है, मीन्स सेंट्रल बैंक है ना, कोई भी कंट्री की सेंट्रल बैंक, ज़रूरी नहीं कि आरबीआई ही। तो ये है हमारा क्रॉलिंग पैक, स्पॉट मार्केट, डर्टी फ्लोटिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, जहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, मैनेज करती है ना, जो फ्लोटिंग होता है ना, फ्लोटिंग मीन्स जो जो हमें देखने को मिलता है फ्लैक्सिबल, जो हमारा फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है उसको वो मैनेज करती है। ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन केस ऑफ करेंसी एप्रिशिएशन द डोमेस्टिक करेंसी, अगर जो करेंसी है हमारा वो एप्रिशिएट किया तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी? तो वो ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एप्रिशिएशन हुआ है ना। क्या है ऑप्शन हमारा? लेस्ट वैल्यूएबल, बिल्कुल मोर वैल्यूएबल हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रेजेज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, वो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम राइजेज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो कि क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा देती है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को बढ़ा देती है। मीन्स क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आ रहा है। ठीक है, डॉलर आ रहा है मीन्स हमें क्या मतलब, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वहाँ से हमारा जो फॉरेक्स है यानी कि डॉलर निकल नहीं रहा है, बल्कि हमें डॉलर क्या हो रहा है, तो आ रहा है। ठीक है, सॉरी, डॉलर हमारा आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट ऑफ गुड फ्रॉम द चाइना। तो इम्पोर्ट करेंगे तो हमें तो डॉलर तो देना पड़ेगा ना, तो ये तो नहीं होगा। इंडियन स्टूडेंट गोइंग टू द यूएसए फॉर एमबीए, अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है यूएसए पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसके लिए भी वो डॉलर लेकर जाएगा। ठीक है, रुपीज़ तो लेकर जाएगा नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि डॉलर क्या हो जाएगा, उसकी सप्लाई घट जाएगी। हमें बोला है कि किससे सप्लाई बढ़ेगी? डोनेशन ऑफ 50 मिलियंस रिसीव फ्रॉम द, हाँ बिल्कुल, अगर हमें डोनेशन मिल रहा है 50 मिलियन का रिसीव फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट या फिर किसी से भी अगर हमें डोनेशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा डॉलर आ रहा है। ठीक है, हमारे फॉरेक्स पे क्या हो रहा है कि तो डॉलर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज का वो बढ़ जाएगा, मीन्स फॉरेक्स का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है हमारा परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड, अगर आप लैंड लेते हैं तो आपको डॉलर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ चेंज फ्रॉम 140 इक्वल टू 2 पाउंड टू ₹60 इक्वल टू 1 पाउंड इंडिकेट दैट द, मीन्स जब 2 पाउंड था तो हमें 140 पे करना पड़ रहा था। ठीक है, यानी कि 1 पाउंड का कितना हो जा रहा था हमारा, 70 रुपीज़ हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब वो क्या हो गया है, अब हमें ओनली 60 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है 1 पाउंड के लिए। इसका मतलब हम ओनली अभी कितना दे रहे हैं, 60 दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू है वो क्या हुई है, तो एप्रिशिएट हुई है ना, इसके कारण से अब हमें कम पेमेंट करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अप्रिशिएट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, अप्रिशिएटिंग हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? डैश रेफर टू ए सिस्टम इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू द इंटरवेंशन। अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, वो कौन सा सिस्टम है जिससे क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है। मतलब डिटरमाइन तो हो रहा है मार्केट फोर्स के द्वारा ही, लेकिन सेंट्रल बैंक क्या करती है, अगर बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएशन देखने को मिल रहा है तो सेंट्रल बैंक उसमें अपना इन्फ्लुएंस देख के उस एक्सचेंज रेट को क्या करती है, वो मतलब कंट्रोल करती है। ठीक है, अपने इंटरवेंशन से। तो उससे हम क्या कहेंगे, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फिक्स एक्सचेंज रेट। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, तो हमारे यहाँ पर होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसी में हमने पढ़ा था क्या, डर्टी फ्लोटिंग, जिससे क्या करती है कि जो आरबीआई है या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, मैनेज करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सप्लाई कर्व ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या हो गया हमारा,
मतलब जो भी फॉरेन करेंसी है, अगर हम लोग लेते हैं डॉलर, ठीक है, तो उसका सप्लाई कर्व कैसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि सप्लाई तो फिक्स हो गई, तो ऐसा तो नहीं होगा। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का भी क्या मतलब हो गया कि जो ये सप्लाई है ये क्या हो रही है हमारी, अगर हम ये सप्लाई है हमारी तो ये सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्लोप डाउनवर्ड। स्लोप डाउनवर्ड अगर होगा तो चूंकि हम कर रहे हैं क्या, मैनेज कर रहे हैं, तो हम मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम पर चल रहे हैं ना, तो सप्लाई कर्व को जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो डाउन जाने नहीं देगी। तो जनरली अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर बोले तो स्लोप कैसा होगा इसका, तो अपवर्ड होगा, ठीक है। सप्लाई कैसा होगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड टू राइज इन। जो डेप्रिशिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, जिसके कारण से क्या बढ़ रहा है? एक्सपोर्ट। अगर डेप्रिशिएशन हो रहा है, जाहिर सी बात है, अगर आपका डेप्रिशिएशन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आपका जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो अब आपको मतलब पहले डेप्रिशिएशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे पहले हमें देना पड़ रहा था 50 रुपीज़, अब हमें देना पड़ रहा है उसके जगह पर 80 रुपीज़। तो इसका मतलब हमारी जो करेंसी है, कि करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई है। तो अब जब हम कुछ भी सामान को सेल कर रहे हैं, मीन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब उसी सामान को जहाँ हमें 50 रुपया मिल रहा था, अब हमें कितना मिल रहा है, 80, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या हो गई है डोमेस्टिक करेंसी की, तो डेप्रिशिएट हो गई है, ठीक है। इसके कारण से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट। हमारा एक्सपोर्ट मतलब देखने में तो आप जब अपना BOP बनाएंगे तो इसमें हमारा एक्सपोर्ट क्या दिखेगा, तो ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा ही डिस्कशन हो रहा है ना, इसके कारण से वीडियो लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज द डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रहा है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज द डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसी कारण से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई डिमांड, अच्छा सप्लाई या डिमांड, तो जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने का मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, फॉरेक्स चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें डॉलर चाहिए, तभी तो हम पे कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमारा क्या बढ़ जाएगा, तो डिमांड बढ़ जाएगा, करेक्ट है, तभी ना हम सप्लाई कर पाएंगे। इसलिए जब हमारा इंपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि जो हमारा फॉरेक्स है, यानी कि हमारा जो डॉलर है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द डिमांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसे हम और किस नाम से जानते हैं? पैक्ड एक्सचेंज रेट। तो पैक्ड तो होता था फिक्स्ड वाला, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। डर्टी फ्लोटिंग, ये तो उसके अंडर आता है, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज, हाँ बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स, जो करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, वैल्यू की करेंसी, मतलब करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, तो कम हो गई है ना, डिवैल्यूएशन हो गया है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बाय द मार्केट फोर्स। रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, हाँ बाय द गवर्नमेंट, सही बात है ना, डिवैल्यूएशन हो रहा है। अगर मार्केट फोर्स से होता तो उसको हम लोग डेप्रिशिएशन बोलते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा वैल्यू को रिडक्शन किया जाता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिवैल्यूएशन, ठीक है। आपने जानबूझकर क्या किया है, उसकी वैल्यू को कम किया है। अभी तक हमारे कंट्री में ऐसा 3 बार हो चुका है, ठीक है। जो लेटेस्ट हुआ है वो हमें मतलब कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहला हुआ था 49 में, देन हुआ था 66 में, और उसके बाद जो लेटेस्ट हुआ है उसके बारे में मतलब उस ईयर को आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड व्हेन इन द करेंट, क्या पढ़ रही हूँ मैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड व्हेन इन द कंट्री द प्राइस ऑफ इट्स करेंसी राइजेज नेशनल इनकम इज, ठीक है। अदर थिंग क्या है हमारा, अनएक्सचेंज है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज देखने को मिल रहा है। व्हेन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ ए करेंसी राइज, ठीक है, प्राइस ऑफ ए करेंसी राइज द नेशनल इनकम इज। अगर प्राइस बढ़ गया है करेंसी का, प्राइस बढ़ने का क्या मतलब हो गया, तो इससे हमारा जो नेशनल इनकम है उससे क्या हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ गया है, जाहिर सी बात है, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो नेशनल इनकम है वो आपको क्या दिखेगी, अब ज़्यादा दिखने लगेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाइकली टू राइज। कोई भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हमें क्या दिखने लगता है, वो महंगा दिखने लगता है ना, हमें लगने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है,
तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो ठीक वैसे ही जब हमारा करेंसी का प्राइस क्या हो जाएगा, मीन्स करेंसी बढ़ जाएगी, करेंसी की प्राइस बढ़ जाएगा, मीन्स वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमारा नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगा, तो राइज कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन इन अ कंट्री द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल नेशनल इनकम इज लाइकली। अच्छा, ये इस बिल्कुल उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट है, और व्हेन इन अ कंट्री मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल। ठीक है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसका प्राइस क्या हो गया, फॉल कर गया है, तो नेशनल इनकम इज लाइकली टू क्या हो जाएगा, तो फॉल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने जो डॉलर रखा हुआ है उसकी वैल्यू जो भी है, ठीक है, मान लीजिए उसकी वैल्यू क्या हो गई है, उसकी 100 रुपीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 100 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन अब डॉलर की वैल्यू ही क्या हो गई है, उसका जो मार्केट प्राइस है अब वो फॉल कर गया है। तो अब आप जो बोल रहे थे कि मेरे पास 100 रुपीज़ का स्टॉक है, अब वो स्टॉक तो नहीं रहा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू घट गई है, अब ये हो गया है 90 या 80, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो इसके कारण से जो नेशनल इनकम है वो क्या हो जाएगा, तो फॉल कर जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल अपोजिट उसके पहले वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर। अच्छा, जो फॉरेन करेंसी है वो चीपर हो जा रहा है, तो वही वाला क्वेश्चन है जी, द फॉरेन, बस अलग अलग टर्म यूज़ किया गया है। व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर, ठीक है, चीपर हो गया है, मीन्स उसका प्राइस फॉल कर गया है। द इफेक्ट ऑफ द इनकम इज लाइकली टू। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, वही वाला बात को इधर उधर से घुमा घुमा के पूछा गया है। जाहिर सी बात है कि जब हमारा चीपर हो गया मीन्स प्राइस फॉल हो गया, तो नेशनल इनकम कम हो गया, नेशनल इनकम कम हो गया, तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे नेगेटिव लेके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एबव द लाइन आइटम। एबव द लाइन आइटम हम लोग किसे कहते हैं, तो एबव द लाइन आइटम हो जाएगा हमारा ऑटोनोमस आइटम, ठीक है, जो कि प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ द गुड कॉल। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर डिसइक्विलिब्रियम। तो जाहिर सी बात है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा एक मिनट, वैल्यू ऑफ गुड्स, अच्छा ओनली गुड्स लिखा गया, सर्विस ने, अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज होता तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ चलते, लेकिन ओनली गुड्स लिखा गया है, गुड्स मतलब ओनली विजिबल आइटम, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ऐसे सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, तो प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द डैश ओनली। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है इज टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ डैश ओनली, उसमें उसको किस अकाउंट में वो रखा जाता है, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, यूनिलैटरल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होता है उसको कौन से अकाउंट में रखा जाता है, कौन से अकाउंट में कैलकुलेट किया जाता है, मतलब किसके थ्रू उसको क्या किया जाता है, तो बैलेंस बनाया जाता है। इस कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच आइटम आर एक्सक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड बट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में वो नहीं एक्सक्लूड रहता है, मीन्स इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो हमें पता है जो विजिबल आइटम है ओनली गुड्स को रखा जाता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को रखा जाता है। ठीक है, विच आइटम इज एक्सक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या नहीं होता है, तो इनविजिबल आइटम और प्राइवेट कैपिटल नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, यानी कि बोथ 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, डैश इज अ डिफरेंस बिटवीन डैश इज द एक मिनट डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स, यहाँ पे भी ओनली गुड्स की ही बात की गई है, सर्विस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेज टू अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन। टू अब्रॉड है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, गिफ्ट्स और रेमिटेंसेज हमारे यहाँ से जा रहा है, ठीक है, मीन्स हमारे कंट्री से जा रहा है, तो ये किस साइड में चला जाएगा, ये डेबिट साइड में चला जाएगा, और किसके डेबिट साइड में, तो करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज़ रिकॉर्डेड ऑन द, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि क्या कर रहे हैं, हमें मतलब हमें हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, ठीक है। पैसा आने का मतलब है कि ये हमारे क्रेडिट साइड में आ रहा है, और क्रेडिट साइड में भी किस अकाउंट की, कैपिटल या करेंट अकाउंट में, तो ये आ रहा है हमारा करेंट अकाउंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, करेंट, क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सरप्लस ऑफ बीओपी अराइजेज व्हेन, अच्छा बीओपी में सरप्लस हमें कब देखने को मिलेगा, ऑटोनॉमस पेमेंट और ऑटोनॉमस रिसिप्ट के बारे में बात किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जब जब बीओपी में हमें सरप्लस कब देखने को मिलेगा, तो बीओपी में जब हमारा रिसिप्ट ज़्यादा होगा और हमें पेमेंट कम करना पड़ेगा, तभी हमें सरप्लस देखने को मिलेगा। और कैसा रिसिप्ट और कैसा पेमेंट, तो ऑटोनॉमस रिसिप्ट और ऑटोनॉमस पेमेंट, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमस पेमेंट अगर हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें करना है रिसिप्ट ज़्यादा। ये अकोमोडेटिंग है, ये पेमेंट है, लेकिन अच्छा ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑटोनॉमस रिसिप्ट है वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा किससे, तो ऑटोनॉमस पेमेंट से, ठीक है। शायद आज के लिए ये लास्ट वीडियो है, देखते हैं, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर मतलब पेज नंबर 2 से। इस बुक का जो पेज मतलब इस चैप्टर का जो पेज नंबर 2 है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।